हेलो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कवर क्या करेंगे। हम इसमें कवर करेंगे कूलम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि कूलम्स लॉ क्या होता है और उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो थोड़ा सा इसमें हम रिकैप करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हमें पढ़ना है वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का, लेकिन हम ये देखते हैं कि इससे पहले क्लास में हमने ये देखा था कि मान लो अगर दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन है R। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो भी फोर्स लगता है, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे हमने K का वैल्यू भी डिस्कस किया था। हमने बताया था कि जो K का वैल्यू होता है, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और परमिटिविटी के टर्म में जो के का वैल्यू होता है, ये वैल्यू अगर मीडियम एयर है या वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, तो उसके लिए जो के का वैल्यू आता है, ये आता है 1/4πε0। और अगर एयर वैक्यूम ना होकर कोई और पर्टिकुलर मीडियम रहता है, तो उसके लिए के प्लेस पे हम लोग पुट करते हैं 1/4πεm। ठीक है, एप्सिलॉन एम का मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ द एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम। और दोनों में हमने एक रिलेशन बताया था कि एप्सिलॉन एम जो होता है वो के टाइम्स होता है एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पे ये जो के होता है, ये जो के होता है, इसको हम लोग कहते थे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको हम लोग कहते थे। ये मटेरियल या मीडियम की प्रॉपर्टी होती थी और इसी के को हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते थे और इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कही जाती थी। ठीक है, इसको और क्या कहते थे? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इतनी बातें हो गई थी। तो वहां पे हमने केवल मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम डायरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो देखो, डायरेक्शन के लिए मान लो ये चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2। तो यहाँ पे Q1 Q2 को रिपल करेगा और Q2 Q1 को रिपल करेगा। तो रिपल्सन का डायरेक्शन क्या होगा? जब Q1 Q2 को रिपल करेगा तो इधर करेगा। ठीक है, फोर्स को अगर हम डिनोट करें तो राइट कर सकते हैं F21। मान लेते हैं यहाँ पर भी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो F21 का मतलब क्या हुआ? F21 का मतलब हुआ फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। ठीक है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज किसकी वजह से ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद ये Q2 भी तो Q1 पे फोर्स लगाएगा और इस फोर्स को हमें क्या राइट करना चाहिए? F12। अब F12 का मतलब कि ये भी फोर्स है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज किसकी वजह से? ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद अब हमें इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन चाहिए। तो चलो मान लेते हैं कि जो F21 है इसको हम राइट कर देते हैं, इसको हम डिनोट कर देते हैं किससे? R21 वेक्टर से। ठीक है, इसको हम डिनोट कर देते हैं R21 वेक्टर से। अब ये जो R21 वेक्टर आ रहा है, R21 वेक्टर, इसका मतलब क्या है? यह एक पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है? यह एक पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट चार्ज के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, देख रहे हो इस एरो को? ये एरो 1 से 2 की तरफ जा रहा है, मतलब सेकेंड का पोजीशन वेक्टर बताया जा रहा है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम Q1 के लिए राइट करें पोजीशन वेक्टर Q2 के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? तो इसको हम राइट कर सकते हैं R12 वेक्टर। ठीक है, R12 वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा R12 वेक्टर। ये क्या है? ये भी है पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दोनों पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं,
इनमें एक रिलेशन हम ये लिख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो बराबर है। ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब r12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ r21। ठीक, हम लोग अपोजिट वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस का साइन लगा के, और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसको हम राइट कर सकते हैं r12 का जो मैग्नीट्यूड है, ये मॉड लगा के मैग्नीट्यूड को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे r12 इज इक्वल्स टू r21 का मैग्नीट्यूड, और ये किसके बराबर है, ये r के बराबर है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे बस हमने टर्मिनोलॉजी बताई है, ठीक है, कि क्या क्या हम टर्म यूज करेंगे। अब इसके बाद लिखते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हम वेक्टर फॉर्म राइट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, चलो F21 से। F21 तो मैग्नीट्यूड राइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट करेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F21 जो था वो R21 के डायरेक्शन में था, तो हम R21 कैप लिखेंगे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, देखो जो F21 है वो किसके डायरेक्शन में है, R21 के अलोंग है, इसीलिए हमने क्या राइट किया, हमने यहाँ पे R21 कैप राइट कर दिया। अब ये कैप क्या चीज है, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ये होता है यूनिट वेक्टर। ठीक, और ये केवल डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, केवल और केवल डायरेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं बताया गया, ये ओनली डायरेक्शन। और इसका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है R21 कैप इज इक्वल्स टू R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, या इसी को हम राइट कर सकते हैं R21 वेक्टर, और जो R21 का मैग्नीट्यूड था वो कितना था, वो R था। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो देखो, हम लोग क्लास 11th में जब वेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो वो उसके पास उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए कैप इज इक्वल्स टू हम क्या राइट कर सकते हैं, ए कैप इज इक्वल्स टू राइट कर सकते हैं ए वेक्टर अपॉन ए। ठीक है, ए का मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हमने इसको यहाँ पे राइट किया इस तरह से। अब क्या करते हैं, अब इसको राइट कर लेते हैं F21 को। अब बताओ F21 को क्या लिखा जा सकता है, F21 इक्वल्स टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू, और ये हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R, और इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहाँ पे R21 वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने F21 को डिनोट कर दिया, F21 का मतलब फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और हमने इसका डायरेक्शन भी बता दिया, तो यही क्या है, यही है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म क्लियर हो गया। अब मान लो अगर F21 के लिए हमने राइट कर दिया और F12 के लिए भी लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी राइट कर देते हैं। देखो F12 के लिए राइट करोगे तो क्या आएगा, F12 वेक्टर इक्वल्स टू राइट करोगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखोगे, और उसके बाद उसका डायरेक्शन क्या लोगे, R12 कैप। उसके बाद अगेन 12 कैप को टर्मिनेट करोगे, F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड इसका भी कितना होगा, R ही तो होगा मैग्नीट्यूड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन। ठीक है, यहाँ पे भी R आ गया। अब अगेन देखो, ये R स्क्वायर R से मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, R क्यूब बना लेगा, तो ये हो गया F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा R12 वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वाले फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर दिया। इसके बाद अगर दोनों में हम रिलेशन लिखने की कोशिश करें, देखो जैसे F12 इतना आया, तो यहाँ पे अभी हमने बताया था कि जो R12 वेक्टर है, ठीक है, इसको माइनस R21 वेक्टर राइट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है,
डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो बस यही काम करना है यहाँ पे। तो F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहाँ पे क्या राइट कर दो, यहाँ पे राइट कर दो R21 वेक्टर, ठीक है। बस यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। तो हमने एक माइनस का साइन अप्लाई कर दिया। अब ये हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस, अब बताओ ये जो फोर्स यहाँ पर दिख रहा है ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है F21 है, तो यहाँ पे आ जाएगा F21, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा स्टेटमेंट आ गया। और ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ये स्टेटमेंट बता रहा है कि जो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड है, जो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो सेम है, और दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपोजिट है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो कूलम्स लॉ है, ठीक है, कूलम्स लॉ है, ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। मींस यहां से ये भी प्रूव हो गया कि कूलम्स लॉ फॉलोज, ठीक है, क्या फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो एक तरह से ये प्रूफ भी आ गया, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, कि कूलम्स लॉ का प्रूफ पूछा जाता है कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है, तो करता है, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म का यूज करके, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेक्टर फॉर्म अच्छे से क्लियर हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम a common point by two massless string of length L are initially at distance D, ठीक है, apart becomes of either of their mutual repulsion। अब यहां तक पहले समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो अगर सेम कॉमन पॉइंट से, ठीक है, सेम कॉमन पॉइंट से अगर हम दो बॉल सस्पेंड कर दें, ठीक है, मान लो दो बॉल्स ऐसे सस्पेंड हैं, ठीक, तो अभी इन बॉल पे चार्ज नहीं है। अब सोचो अगर इन दोनों पे चार्ज आ जाए तो चार्ज आने पे, ठीक है, चार्ज आने पे क्या होगा, इनके बीच में म्यूचुअल रिपल्सन आएगा और ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, इस तरह से, यही तो होगा। लेकिन ये कब होगा, जब दोनों पे चार्ज होगा, और चार्ज कैसा होना चाहिए, चार्ज सेम होना चाहिए नेचर में, तभी रिपल्सन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। अब जो चार्ज है ना, इनिशियली क्या हो रहा था कि पहले चार्ज नहीं था, मान लो तो चार्ज नहीं था, दोनों स्फीयर्स एक दूसरे के टच में हैं। जैसे सेम नेचर का चार्ज आएगा, दोनों स्फीयर्स क्या होने लगेंगे, दूर होने लगेंगे, ठीक है, दूर हो गए। अब तुम सोचो अगर चार्ज लीक करने लगे, ठीक है, अगर चार्ज लीक करने लगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, चार्ज लीक करने का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज डिक्रीज कर रहा है, तो जब डिक्रीज करेगा तो वो दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे, ठीक है। तो जब पास आएंगे तो उनकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी ना, तो उस स्पीड या उस वेलोसिटी का रिलेशन बताना है, उस वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखो अब यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है, अब दोनों आइडेंटिकल भी गिवन है, ठीक है, मतलब जो चार्ज एक पे है उतना ही चार्ज दूसरे पर भी है। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एंगल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब इस पे अगर हमें फोर्स को डिस्कस करना है तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है। और इस साइड ये दूर क्यों है, रिपल्सन की वजह से, और रिपल्सन फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है, ठीक है, और इस पे एक टेंशन फोर्स भी तो लगेगा, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगेगा, इसका नाम है T। अब इसके अगर कंपोनेंट हम बनाए तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा टेंशन का। और बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी तो थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के साथ वाला कंपोनेंट T cos थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट T sin थीटा हो जाएगा,
ठीक, अगेन इसको हम समझाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ठीक है, ये मान लो बॉल है, ये मान लो बॉल है, तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये mg है, और इधर ऐसे एक टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना है, ये थीटा है, ठीक। तो सोचो अगर ये t है तो ये कितना होगा, ये t cos थीटा होगा, और ये फोर्स कितना होगा, ये t sin थीटा होगा। अब इसी चार्ज स्फीयर पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। मतलब जो रिपल्सन हो रहा है वो रिपल्सिव फोर्स है वो। अब यहाँ पे ये जो चार्ज स्फीयर है ये इक्विलिब्रियम में है, तो अब इस पे जितने भी फोर्स में बैलेंस होंगे तो हम क्या राइट कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं कि जो t sin थीटा है, जो t sin थीटा है, बताओ किसके बराबर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। और जो t cos थीटा है, जो t cos थीटा है वो किसके बराबर, वो mg के बराबर। देखो यहाँ पे t cos थीटा mg के बराबर, t sin थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। अब अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, डिवाइड करने पे का मतलब कि t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल्स टू fe अपॉन mg, इतना आएगा ना। अब यहाँ पे t से t कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू fe अपॉन mg। इतनी बात क्लियर है। अब मान लेते हैं कि दोनों पे जो चार्ज है वो q है, मतलब इस पे भी चार्ज q है और इस पे भी चार्ज कितना है, q है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो k q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अब इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू, और fe का वैल्यू हम राइट कर दें k q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। हम यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो x ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में यहाँ पे बात किया भी है, ठीक है, डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स। तो x स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया mg। हमने क्या किया, बस हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया, f इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हमने पुट कर दिया। इसके बाद इतना आने के बाद अब यहाँ पर एक चीज और सोचना है कि अगर जो थीटा है, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है, थीटा अगर छोटा हो, उस केस में अगर थीटा स्मॉल हो तो tan थीटा sin थीटा के बराबर होता है, tan थीटा sin थीटा के बराबर होता है। अब जरा इसमें sin थीटा एक बार लगा कर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल मिल रहा होगा, देखो ऐसे ट्रायंगल मिल रहा होगा। अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने x लिया है तो ये डिस्टेंस x/2 होगा। ये एंगल कितना, ये एंगल थीटा, और ये स्ट्रिंग का लेंथ है, ये कितना है, l है, ठीक है। तो बताओ साइन थीटा यहां से क्या राइट किया जा सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा x/2 अपॉन l, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मींस साइन थीटा का जो वैल्यू आया, ठीक है, ये x/2l आ गया। तो इसका मतलब tan थीटा भी तो x/2l आ गया, क्योंकि अगर थीटा छोटा होगा तो tan थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखो यहां से क्या क्या आ चुका है। जो tan थीटा आया था वो हमने फार्मूले से क्या राइट किया था, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद जो हमने tan थीटा निकाला साइन थीटा के हेल्प से, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, वो कितना आ चुका था, वो आ चुका था x/2l, ठीक है। तो इन दोनों से हम क्या राइट कर सकते हैं, इन दोनों से हम राइट कर सकते हैं x/2l इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg, ठीक है, इतना राइट कर सकते हैं। अब x स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल्स टू k इंटू 2l q स्क्वायर अपॉन mg। अब यहाँ पे k कांस्टेंट है, 2l भी कांस्टेंट है, मींस 2 कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे q स्क्वायर और x क्यूब में हम रिलेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। क्यों हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, इसको भी देखो यहाँ पे गिवन है ना
कि द चार्जेस बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, कांस्टेंट रेट इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज है वो लीक करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे यहां से, या पहले इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर 3/2। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहां से dq बाई dt। तो बताओ dq बाई dt जब राइट करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया इनटू, अब यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, और यहाँ पे तो है x। ठीक है, तो हमें x को एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, dx बाई dt। ठीक है, तो अब यहां से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dq बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 और x पावर यहाँ पे आ जाएगा माइनस x पावर 1/2। ठीक है, और इनटू, और ये कितना आ गया, ये dx बाई dt है, इसका मतलब ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब ये चीज भी तो कांस्टेंट दिया है ना, ये जो लीकिंग दिया है ये भी तो कांस्टेंट दिया है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा था, वहां पे लिखा था कांस्टेंट रेट। तो ये चीज भी कांस्टेंट है। तो अगर ये चीज भी कांस्टेंट है तो x पावर हाफ और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बनेगा बताओ। अगर इसको दूसरे साइड भेज दें तो क्या बन जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर माइनस हाफ। ठीक है, और यही डिपेंडेंसी हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखो x पावर माइनस हाफ मीन्स यहां से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यह एक अच्छा क्वेश्चन था और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। चलो अब अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट इसी फार्मूले पर बेस्ड, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टाइम भी देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 मिनट का टाइम देते हैं और इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करो जल्दी से। सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सेम फार्मूला वही tan थीटा वाला यूज करना पड़ेगा। चलो ट्राई कर लियो और इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ऑप्शन मिसिंग है, कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। चलो तो ऑप्शन यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन r डैश इक्वल्स टू r/2, सेकेंड ऑप्शन r डैश इक्वल्स टू r/√2, थर्ड ऑप्शन r डैश इक्वल्स टू r/√2। ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन, चलो नन ऑफ दिस। ठीक है, अब ऑप्शन मिल गया। चलो इसको हम बता देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्या गिवन है, 2 पिच बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्ज, ठीक है, चार्ज इक्वल है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली clamped at half the height, the equilibrium separation between the balls now became।
ठीक है, यहाँ पे किया क्या जा रहा है इसको पहले समझना अच्छे से। जैसे मान लो ऐसे दो बॉल्स ऐसे गिवन है, ठीक है, तो दोनों पे चार्ज है, तो चार्ज है तो कुछ सेपरेशन होगा, ठीक है, चार्ज है तो कुछ सेपरेशन यहाँ पर होगा। वो इनिशियल से इन दोनों को ऐसे पकड़कर, ठीक है, इन दोनों को पकड़कर क्लैंप्ड कर दिया जा रहा है, कहां तक, y/2 तक। तो जरा सोचो अगर इन दोनों स्ट्रिंग को पकड़कर हम यहाँ y/2 तक कर दें तो इनके बीच का जो सेपरेशन होगा बॉल्स के बीच का वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब ये जो r डैश है ना वो r से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अब कितना ज्यादा हो जाएगा उसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हैं, एक ये केस है इनिशियल और एक ये केस है फाइनल, दोनों को कंपेयर करके हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पे मैंने tan थीटा कैलकुलेट किया था और बताओ tan थीटा कितना आया था, आया था KQ² अपॉन x² mg, ठीक है, यही तो आया था tan थीटा का फार्मूला। अब ये हम फर्स्ट वाले सिचुएशन में भी लगाते हैं और सेकंड वाले में भी लगाते हैं। चलो तो पहले फर्स्ट केस में हम लगाते हैं, जो इनिशियल केस था उसमें। तो उसमें अगर लगाओगे तो लिखोगे tan थीटा इज इक्वल्स टू KQ², ठीक है, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, r गिवन है, तो यहाँ पे राइट कर दो r² mg। अब आ जाओ tan थीटा पे कि tan थीटा को क्या राइट कर सकते हो। तो मान लो अगर ये थीटा है, ये θ1 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे θ1 ले लेते हैं, तो tan θ1 का मतलब परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा, r/2 हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा तो y हो जाएगा, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा r/2 अपॉन y इज इक्वल्स टू KQ² अपॉन r² mg, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड केस में, ठीक है, सेकंड केस में बताओ क्या राइट कर दें। सेकंड केस में राइट कर सकते हैं tan θ2 इज इक्वल्स टू KQ², क्योंकि चार्ज तो वही है, और यहाँ पे r डैश, ठीक है, r डैश इसको चलो हम मान ले r1, ठीक है, नहीं तो 12 जैसा 12 लिखा हुआ लगेगा, इसलिए इसको r1² मान लेते हैं, r1² mg, ठीक है, r1² mg। अब tan θ2 को बताओ क्या राइट कर दें, ये एंगल θ2 है ना, ये एंगल क्या है θ2, और इसको क्लैंप्ड कहां तक किया गया, y/2 तक, ठीक, मतलब दोनों स्ट्रिंग थी उनको y/2 तक चिपका दिया गया एक में, ठीक है, तो ये सेपरेशन क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। और इसको क्या लिखोगे, ये r डैश है तो इसको हमने r1 माना है, तो r1/2 हो गया ये। अब यहाँ पे राइट कर सकते हो परपेंडिकुलर r1/2 अपॉन y/2, क्योंकि वहां पर जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा ना, इस बार इतना ही लेंगे, इज इक्वल्स टू KQ² r1² mg, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अब अगर हम यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दें तो r1 और r में रिलेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, चलो इतने में हो जाएगा, इतने में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। जब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो बताओ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो mg से mg कैंसिल हो जाएगा, KQ² से KQ² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद और क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y से y भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये r1/2 है, तो यहाँ पर बचेगा r1/2 होल अपॉन, और यहाँ पे कितना 1/2, ठीक है, 1/2, और इसको हम ऐसे राइट कर दें और सिंप्लीफाइड, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r1/2 और यहाँ पे 1/2 होल अपॉन, और यहाँ पे क्या आएगा r/2, ठीक है, और y को हम कैंसिल ही कर चुके हैं, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/r1², 1/r1², और यहाँ पे आएगा 1/r², ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। एक तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होगा, अब इस बार भी ये 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2:2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे, एक तो अब यहाँ पे सॉल्व कर दे, चलो इसमें हो जाएगा, ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो रिलेशन आएगा ना, ये रिलेशन आ जाएगा r1³ इज इक्वल्स टू r³ अपॉन 2,
ठीक है, r1 क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब अपॉन 2, यहां से देख सकते हो। ठीक है, ये r1 और r1 स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर r1 क्यूब बना लेगा, और ये जो r स्क्वायर है ये उधर जाएगा या r इधर आएगा तो r क्यूब बना लेगा। ठीक है, और जो ये 1/2 है ना, ये इधर आकर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो यहां से r1 इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ जाएगा r अपॉन क्यूब रूट 2। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। इसको एक बार सॉल्व कर लेना अच्छे से, उतना आ जाए। अब हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ का जो पॉलीगॉन टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, पॉलीगॉन टाइप क्वेश्चन। तो पॉलीगॉन टाइप क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए वेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, जैसे वेक्टर में जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट का एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये होता क्या है, जैसे मान लो अगर एक वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, एक वेक्टर a यहाँ पे है और एक दूसरा वेक्टर b यहाँ पे है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, उसको निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज हम लोग करते हैं। अब इसके कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशन है वो हमें याद रखने हैं। जैसे मान लो अगर दो वेक्टर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इधर एक फोर्स मान लो लग रहा है F और इधर भी F लग रहा है, और दोनों अपोजिट है, तो इनका जो F नेट आएगा, ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ फार्मूले में पुट करते हो तब भी 0 ही आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना लोगे, थीटा 180 लोगे, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, फार्मूले से या डायरेक्ट भी। दूसरा, अगर मान लो ये सेम पॉइंट है और दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, मतलब इसी डायरेक्शन में F लग रहा है और एक और F लग रहा है, तो यहाँ पे जो F नेट हम राइट करेंगे वो कितना हो जाएगा, वो 2F हो जाएगा। मतलब दोनों फोर्स हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा हमें क्या याद रखना है कि अगर दो फोर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों 90 डिग्री पे लग रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अच्छा बताओ यहाँ पे कितना रहा होगा, यहाँ पे तो 0 रहा होगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री है तो जो F नेट आएगा वो होता है F रूट 2। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर फार्मूले में पुट करोगे तब भी इतना ही आएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर दो फोर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अगर 60 डिग्री पे वर्क कर रहे हैं, एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो इस केस में जो F नेट आता है, ठीक है, ये F रूट 3 आता है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद एक और इसमें देखो, नेक्स्ट पांचवा इसमें ये पॉइंट याद रखना है कि अगर दो फोर्स है और दोनों के बीच का एंगल, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों के बीच का एंगल जो है वो अगर 120 डिग्री है, तो इस केस में जो F नेट आएगा, ठीक है, वो F के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। ठीक है, इसको भी हमें याद रखना है। उसके बाद और तो कोई केस बचा नहीं यहाँ पे, तो ये 5 केसेस हमें याद रखने हैं। ठीक है, पॉलीगॉन्स टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है, अगर चाहो तो यहाँ वैल्यू पुट करके चेक कर लो। ठीक है, आंसर यही आएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग पॉलीगॉन टाइप क्वेश्चन में। देखो, पॉलीगॉन टाइप क्वेश्चन का मतलब पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या लेते हैं कि यहाँ पे मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके साइड्स ए गिवन है, और इसके तीनों कॉर्नर्स पे, ये ए, बी और सी, तीनों कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, और हमें बताना क्या है, हमें बताना है नेट फोर्स इस वाले पे, नेट फोर्स एट पॉइंट सी। चलो मान लेते हैं कि सी पर हमें नेट फोर्स बताना है, ये क्वेश्चन इसमें गिवन है। ठीक है, तो अब फोर्स को थोड़ा सा एनालाइज करो, तो बताओ ये वाला जो चार्ज है Q जो ए पे रखा हुआ है, ये सी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और जो बी वाला है ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस फोर्स को चलो हम नाम दें क्या, FB, क्योंकि बी वाले चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, और इस फोर्स को नाम देते हैं FC।
तो दोनों को निकालते हैं। देखो यहाँ से एफ बी कितना आएगा, एफ बी आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और जो एफ सी निकालोगे वो भी कितना आएगा, एफ सी नहीं एफ ए, ठीक है, एफ ए होगा ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ए वाले की वजह से फोर्स है। तो एफ ए जब निकालोगे तो ये भी आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा, तो ये एंगल भी 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इस केस में बताओ एफ नेट क्या राइट कर दें, एफ नेट क्या राइट कर दें, एफ नेट हम राइट कर दें एफ रूट टू, ठीक, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है, ये बराबर है, तो एफ रूट टू हम राइट कर सकते हैं। और एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट टू, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो पॉलीगॉन में दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड्स ए गिवन है, ठीक है, और ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इस बार एक छोटा सा चेंज ये है कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा गया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा गया। और इस बार भी क्वेश्चन सेम है, क्या बताना है हमें, नेट फोर्स बताना है, नेट फोर्स किस पॉइंट पे, एट पॉइंट सी, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स को सोचो, तो सी पॉइंट पे ए की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब जो ए है वो क्या करेगा, वो इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ये जो बी पे जो चार्ज रखा है ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकालो, इस फोर्स का नाम क्या लिख दें, इस फोर्स का नाम लिख दें एफ ए और इसका नाम क्या राइट कर दें, एफ बी, क्योंकि ये फोर्स बी की वजह से लग रहा है और ये फोर्स ए की वजह से लग रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड फिर से सेम ही होगा, क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एफ बी कितना राइट करेंगे, एफ बी राइट करेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी होगा, ठीक है। अब इस बार ध्यान से अगर देखो तो थीटा कितना है, 120 डिग्री है और फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जो एफ नेट आएगा वो कितना आएगा, वो केवल एफ आएगा, और एफ आने का मतलब आंसर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा नेट फोर्स का वो इधर होगा, ठीक है, ये इधर होगा। और अगर ये भी निकालना चाह रहे हो कि ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो एफ नेट का डायरेक्शन था इधर था, एंगल निकालना चाहोगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसके बाद तो ट्रायंगल्स के क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब एक और लेते हैं केस, थर्ड, ठीक है। अब थर्ड में देखो, थर्ड सिचुएशन क्या है, थर्ड सिचुएशन में मान लो इस बार हमारे पास एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड ए दिया है, ये साइड भी ए गिवन है, और यहाँ पे ये ए, ये बी और ये सी, और तीनों पे चार्ज रखा हुआ है। मान लो इस पे भी चार्ज क्यू रखा है, इस पे भी चार्ज क्यू रखा है और इस पे भी चार्ज क्यू रखा हुआ है, और तीनों का नेचर सेम है, ठीक है। अब इस बार जरा फोर्स के बारे में सोचो कि फोर्स किधर लगेगा। तो यहाँ पे अगर हमें नेट निकालना हो किस पे, हाँ ये लिख दें, ये जरूरी है लिखना कि नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स एट पॉइंट ए। इस बार हमें ए पे निकालना है नेट फोर्स, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ए पर अगर निकालना है तो बताओ, यहाँ पे सी की वजह से एक फोर्स इधर लगेगा, इसका नाम क्या रहेगा, एफ सी, और बी की वजह से एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इसका नाम रहेगा एफ बी। तो यहाँ पर सिचुएशन यही तो बन रहा है, इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है एफ सी, और इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है एफ बी। अब दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो एफ सी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एफ बी का भी मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि चार्ज तो क्यू ही है और डिस्टेंस यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो अगेन मैग्नीट्यूड क्या हो गया, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड हो गया। तो जो एफ नेट आएगा बताओ कितना राइट करोगे, एफ रूट टू, ठीक है। इसका मतलब एफ नेट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा रूट टू, ठीक है।
अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक है। हमने क्या बताया था यहाँ पे, ये √3 हमने बताया था ना, ठीक है, ये √3 है, ठीक है। हाँ, इस केस में ये √3 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा ना, चलो कोई नहीं, ठीक है, ये बाय मिस्टेक ऐसे राइट कर दिया था हमने, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि अगर एंगल 60 है तो वहां पे हम f√3 यूज करेंगे, और अगर 90 डिग्री है तो f√2 यूज करेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 3 टाइप्स का क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक में एंगल हमने कितना लिया, एक में एंगल हमने 60 डिग्री लिया f√3, एक में हमने 90 डिग्री लिया f√2, और एक में हमने कितना लिया 120 डिग्री, ठीक है। और इसमें कितना आया, इसमें आया f। अब इसके बाद ट्रायंगल से हम चलते हैं स्क्वायर पे, ठीक है, ट्रायंगल से चलते हैं स्क्वायर पे। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन। अब मान लो यहाँ पर एक स्क्वायर है, और इसका भी जो साइड है ये भी a है, ये भी a है इसका साइड, ठीक है। और ये मान लो a, b, c और d, और यहाँ पे सभी पर q चार्ज रखे हुए हैं, इस पर भी q चार्ज है, इस पर भी q चार्ज है, ठीक है, इस पे भी q चार्ज है। और यहाँ पे जो हमें नेट फोर्स बताना है, नेट फोर्स को किस पॉइंट पे बताना है, नेट फोर्स एट पॉइंट सी पे हमें बताना है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करो, देखो ध्यान से, सी पॉइंट पे बताना है, तो सी पॉइंट पे अगर फोर्स चाहिए तो पहले बी की वजह से बताओ डायरेक्शन क्या होगा। बी की वजह से ये डायरेक्शन होगा, इसको हम लिख देते हैं एफ बी, और डी की वजह से ये डायरेक्शन होगा, ये हो जाएगा एफ डी, और ए की वजह से ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसको हम क्या राइट कर दें, इसको हम राइट कर दें एफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उस पे 3 चार्ज फोर्स लगाएंगे, एक बी वाला, ए वाला और डी वाला, और इस तरह से हम डायरेक्शन इसका बना देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एफ डी और एफ बी, ठीक है, इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करें कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे लगेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा एफ डी बी, एफ डी बी का मतलब कि दोनों का रिजल्टेंट। तो अब जरा हम यहाँ पे पहले एफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बताओ एफ बी कितना आएगा, एफ बी यहाँ पे आएगा, ठीक है, बी की वजह से, तो इस पर भी चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब एफ डी बताओ कितना आएगा, ये भी उतना ही आएगा, ठीक, ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो ध्यान से देखो कि जो एफ बी है, ठीक है, जो एफ बी है और एफ डी है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, वो कितना है, वो 90 डिग्री है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब जो एफ डी बी होगा, वो कितना हो जाएगा, वो होगा f√2, ठीक है, f√2, क्योंकि 90 डिग्री पे कितना आएगा, f√2 आएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा √2, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो एफ डी बी है और जो एफ ए है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि हम दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एफ ए को कैलकुलेट कर लेना है। तो एफ ए इक्वल्स टू बताओ, अब एफ ए का मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का फोर्स है, ठीक है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये डायगोनल है स्क्वायर का, तो ये कितना होता है, ये होता है a√2, ठीक है, a√2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू, या एफ नेट इक्वल्स टू, राइट कर सकते हो एफ ए प्लस एफ डी बी, एफ ए प्लस एफ डी बी, ठीक है। एक तरह से वेक्टर सम ले सकते हो, या डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो एफ नेट इक्वल्स टू, एफ ए का वैल्यू कितना आया, एफ ए का वैल्यू आया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस, और ये कितना आया एफ डी बी, ये आया है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2। तो यहाँ पे कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस √2, ठीक है, ये एफ नेट आ गया, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये पॉलीगॉन का चौथा क्वेश्चन था।
अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे ये सर्कल जैसा कुछ बना हुआ है, ये क्लॉक प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें पहले समझते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये मान लो 12 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये क्लॉक है और यहाँ पर सभी पॉइंट्स पे जितने भी पॉइंट्स हैं, चलो मान लो यहाँ पर सभी पॉइंट्स पे अगर हम लें कि क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, मतलब हर एक पॉइंट पे क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अगर हर एक पॉइंट पे क्यू चार्ज है और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसके सेंटर पे हम एक कैपिटल क्यू चार्ज लाके रखें, ठीक है, एक बड़ा चार्ज हमने लाके रख दिया, तो इस सिचुएशन में, ठीक है, इस केस में नेट फोर्स बता सकते हो, नेट फोर्स, ठीक है, एट क्यू, क्यू पे कितना नेट फोर्स लगेगा, तो जो क्यू पे फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि मान लो इसकी वजह से ये जो फोर्स है, ये अगर F8 इधर लगाएगा, इसको हम F8 से डिनोट कर देते हैं, तो ये F2 इधर लगाएगा ना, F2 इधर लगा देगा। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर, क्योंकि इस पे जो चार्ज रखा हुआ वो चार्ज क्या है, बराबर है। ठीक है, या ऐसे इसको समझ सकते हो कि अगर कभी भी चार्ज के अबाउट सिमेट्री दिखाई दे, चार्ज के अबाउट सिमेट्री दिखाई दे, तो उस पे जो नेट चार्ज होता है, ठीक है, वो कितना रहता है, वो जीरो रहता है, नेट फोर्स क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक केस है, एक दूसरा केस हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, 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 और इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके बिल्कुल सेंटर में अगर हम क्यू चार्ज रखते हैं, या ये जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर नेट फोर्स हमने पूछा, तो नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि इस चार्ज के चारों तरफ हमें एक सिमेट्री दिखाई दे रही है, एक सिमेट्रिकल कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए, ठीक है, इसलिए जो नेट फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। लेकिन जब सिमेट्री रहेगा तभी ऐसा होगा। अब यहाँ पर ये वाला केस हम ले रहे हैं, देखो इस केस में चलो 12 वाले पे 12 कूलम का चार्ज रखा है, ठीक है, और 1 वाले पे 1 कूलम का चार्ज, 2 पे 2 कूलम का चार्ज, 3 पे 3 कूलम, 4 पे 4 कूलम, 5 पे 5 कूलम, 6 पे 6 कूलम, 7 पे 7 कूलम, 8 पे 8 कूलम। ठीक है, मतलब चार्ज का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जरा सोच के बताओ, क्या यहाँ पे ऐसा कंडीशन होगा, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है या कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और इस पे पूछा जा रहा है नेट फोर्स, तो उस केस में बताओ। ठीक है, चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि सेंटर पे जो है, ठीक है, सेंटर पे 1 कूलम का चार्ज है। ठीक है, सेंटर पे 1 कूलम का चार्ज है और इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है ये 1 मीटर है। ठीक है, रेडियस कितना है, 1 मीटर है, और सेंटर पे चार्ज कितना है, 1 कूलम है। तो इस केस में जो सेंटर पे नेट फोर्स होगा वो इस बार जीरो नहीं होगा। ठीक है, नेट फोर्स इस बार जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि इस बार इसके चारों तरफ सिमेट्री कहाँ है, ये चार्ज का अमाउंट, ठीक है, बराबर थोड़ी है जो सिमेट्री रहेगी। ठीक, चार्ज तो सिमेट्रिकल रखा है लेकिन उसका अमाउंट इस बार इक्वल नहीं है। ठीक, इसलिए सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इस सिचुएशन में इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो कितना होगा इसका कैलकुलेशन हमें सीखना है। ठीक है, तो चलो पहले दो चार्ज से शुरू करते हैं। जैसे इसको देखो और इसको देखो, तो ये जो 8 वाला है ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। चलो इसको मान लेते हैं F8 इधर लगाएगा। ठीक है, थोड़ा फिगर और क्लियर बनाते हैं, ये ऐसे इधर लगाएगा, F8 इस फोर्स का नाम है। कौन लगा रहा है, 8 वाला इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये 2 कूलम वाला इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये 2 वाला फोर्स लगा दिया। अब जरा इन दोनों के मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो बताओ F8 इज इक्वल्स टू क्या राइट करेंगे, के। ठीक है, के राइट करेंगे, और ये कितना है, ये 8 कूलम का चार्ज है, और इस पे कितना चार्ज रखा है, 1 कूलम का चार्ज रखा है, अपॉन डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो फाइनली कितना आ गया, 8 के आ गया। ठीक है, अब F2 कैलकुलेट करो। F2 का मतलब ये वाला फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 कूलम है, ये 1 कूलम का चार्ज है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन बनेगा। तो बताओ यहाँ पे क्या राइट करोगे, K इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 के आएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 स्क्वायर नहीं, 1 स्क्वायर ही होगा ना, क्योंकि रेडियस, ठीक है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे फोर्स कितना आ गया, 2 के आ गया।
अब ये दोनों अपोजिट है या 180 डिग्री पे हैं, तो इनका जो नेट हम निकालेंगे केवल इन दोनों का नेट, वो कितना आएगा, ये आएगा 8k माइनस 2k इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6k आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से इन दोनों का जो नेट आया वो कितना आ गया, वो आ गया 6k। ठीक, अब इसको हम इरेज करते हैं, देखो इसको हम समझाने के लिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे जो 8 और 2 की वजह से फोर्स आया वो इस डायरेक्शन में आया, और नेट फोर्स कितना आया, चलो मान लेते हैं F। ठीक है, F नेट, ये जो F नेट है इसको हम F मान लेते हैं। ठीक है, और ये कितना है, ये 6k है। अब जरा इसके और इसके बारे में सोचो, 9 कूलम और 3 कूलम के बारे में। ठीक है, क्या इस सिचुएशन में भी यही फोर्स लगेगा, ठीक है, इस सिचुएशन में भी यही फोर्स लगेगा। ठीक है, इस सिचुएशन में भी यही फोर्स लगेगा, और डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ठीक, मतलब 6k ये भी रहने वाला है। अगर 6 और 12 की बात करें तो ये नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और ये भी कितना रहेगा, ये भी F रहेगा, ये भी F आया, ये भी F आया। ठीक है, 3 हो गए। अब उसके बाद 11, ठीक है, और 4 के बारे में सोचो। ठीक है, यहाँ पे 11 और 5 के बारे में सोचो। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लगेगा, 11 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो 6k आएगा फोर्स, तो इसको भी F मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करोगे इस तरह से तो इसका भी यही नेट फोर्स आएगा। ठीक है, अब कौन बच रहा है, अब यहाँ पे 7 और 1 बच रहा है, तो 7 और 1 के लिए कितना आएगा, 7k माइनस 1k, ये भी F आ गया। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट होते जा रहे हैं। ठीक, तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे 5 हो गए, एक और होना चाहिए, और वो किसके बीच का, चलो 10 और 4 के बीच में, तो 10 माइनस 4, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे F। ठीक है, तो इस तरह से जो नेट फोर्स आया वो इस तरह से आया। और बताओ हर एक के बीच का जो एंगल है वो कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं, देखो जैसे एक पॉइंट यहाँ पर है, ये सेंटर वाला पॉइंट है, और इस पे ऐसे एक F फोर्स इधर लगा। ठीक है, एक F फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक, और एक F फोर्स इधर लग रहा है, और एक यहाँ पे ऐसे लग रहा है, एक यहाँ पे ऐसे लग रहा है, एक ऐसे फोर्स लग रहा है, और इन सबके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। मतलब ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और ये भी कितना, ये भी 30 डिग्री। अब इन सभी वेक्टर्स को अगर हम रिजॉल्व करें या नेट निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, ये सभी फोर्स F है ना, सभी फोर्स F है। तो अगर हम केवल इन दो फोर्सेस को लें, इन दो फोर्सेस को लें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसे F और इधर भी F। ठीक, तो इन दोनों का ये F हो गया और ये भी F हो गया, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, F cos 30। मतलब यहाँ पे इसकी अगर कंपोनेंट हम लें, ठीक है, इन दोनों की वजह से जो कंपोनेंट लेंगे वो इधर लिखेंगे F cos 30, और इसकी वजह से जो कंपोनेंट लिखेंगे वो भी लिखेंगे F cos 30, और जो साइन वाला कंपोनेंट होगा ये आएगा F sin 30, और इसके लिए जो साइन वाला कंपोनेंट होगा ये भी आएगा F sin 30। ठीक है, अब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फोर्स आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 2F cos 30। उसी तरह से इसकी वजह से और इसकी वजह से जो आएगा वो आएगा 2F cos 60। ठीक, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास कौन कितने फोर्स आएंगे, एक फोर्स आ रहा है 2F cos 30, 2F cos 30 प्लस 2F cos 60। ठीक है, 2F cos 30 प्लस 2F cos 60, और पहले से एक F यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, और एक फोर्स ये नीचे की तरफ बच गया। ठीक है, तो अब लग रहा है ये सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। अब बताओ यहाँ पे इस F का वैल्यू F रहने देते हैं, और ये जो cos 30 है तो इसका वैल्यू होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा F√3, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा केवल F। और इस तरह से ये F और F 2F हो गया। ठीक है, और अगर 2F प्लस F√3 आ गया, अगर हम F कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा F√3 प्लस 2। ठीक है, ये इतना आ गया। अब हम यहाँ से F नेट को बहुत आसानी से राइट कर सकते हैं। F नेट इज इक्वल्स टू बताओ कितना आएगा, तो ये I कैप वाली डायरेक्शन में फोर्स है, और ये जो है ये माइनस J कैप वाली डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं
एफ √3 प्लस 2 आई कैप माइनस, ठीक है, माइनस एफ जे कैप, ठीक है, ये नेट आ गया। और यहाँ पे हम एफ का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, एफ का वैल्यू हम पुट कर देंगे 6K, ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर पे बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा वेक्टर को रिजॉल्व करते हुए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मिलता है सीरीज टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। देखो इसमें क्या दिया रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है और इस पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इस पे कितना चार्ज रखा हुआ है, 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। और ठीक इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, 1 मीटर अवे, 2 मीटर अवे, ठीक, इस तरह से 3 मीटर अवे, इस तरह से इन पे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। और ये चार्ज कितने रखे हुए हैं, ये चार्ज रखे हुए हैं मान लो 1, इस पे 1 कूलम, और इस पे दिया रहता है 27 कूलम, और इस पे दिया रहेगा, ठीक है, 1 कूलम 21, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, 8 कूलम, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मेरे पास है 1 कूलम 8 कूलम, और इस पे गिवन रहेगा 27 कूलम, ठीक। इसी तरह से अगर जाओ मान लो 10 मीटर तक चले जाओ, ठीक है, तो 10 मीटर पे जो चार्ज रखा रहेगा, ये रखा रहेगा कितना, इसका क्यूब कर दें 1000 कूलम, ठीक है, इतना। ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे लॉजिक क्या लिया गया है। देखो एक इस पॉइंट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 कूलम का चार्ज, 2 मीटर के डिस्टेंस पे 8 कूलम का चार्ज, मतलब इस 2 का क्यूब कर दिया गया, और 3 मीटर के डिस्टेंस पे 27 कूलम का चार्ज, ठीक है, और 10 मीटर के डिस्टेंस पे 1000 कूलम का चार्ज, ठीक, मतलब इस तरह से रखा हुआ है। तो बताना क्या है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट O मान लो, तो कैलकुलेट करना है नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स एट पॉइंट O। अब बताओ सबसे पहले केवल इस 1 कूलम की वजह से फोर्स का डायरेक्शन बताओ, फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा, ठीक है, 1 कूलम की वजह से। 8 कूलम की वजह से भी फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, 27 कूलम की वजह से भी फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि सभी क्या करेंगे, इस 1 कूलम वाले फोर्स को रिपल करेंगे, क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो यहां से जो हम नेट राइट करेंगे, एफ नेट, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वजह से लिखते हैं, ठीक है, पहले हम F1 की वजह से लिखते हैं, 1 कूलम की वजह से, उसके बाद 8 कूलम की वजह से, उसके बाद 27 कूलम की वजह से, और देखते हैं कितना आ रहा है। देखो तो जब इसकी वजह से राइट करोगे तो क्या लिखोगे, के Q1 कितना, Q1 है 1 कूलम, और Q2 कितना, ये भी है 1 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 स्क्वायर प्लस। उसके बाद अब यहाँ पे K, अब इसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हो, तो बताओ यहाँ पे Q1 कितना है 1 कूलम है, Q2 कितना है 8 कूलम है, और इस बार डिस्टेंस बताओ कितना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या राइट करोगे 2 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि R स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर आ गया। उसी तरह से अगर इसकी वजह से निकालोगे तो क्या लिखोगे, K और 1 इंटू 27 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस, इस तरह से लिखते जाओ, और यहाँ पे इसकी वजह से कितना आएगा, K इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन 10 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे K तो सब में है, कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये 9 हो जाएगा, कैंसिल कर देगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आता जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये एपी फॉर्म हो रहा है ना, ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये एपी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये क्लास 10th में पढ़ाया जाता है एपी। तो यहाँ पे एपी का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2, ठीक है। एपी के सम का फार्मूला का क्या होता है, या इन सबको ऐड करना है हमको, ठीक है, तो सबको किसी तरह से भी ऐड कर लो, ऐसे फार्मूले से ऐड करोगे आसानी रहेगा। तो ये होता है n/2 और a प्लस एल, ठीक है, ए का मतलब पहला टर्म और एल का मतलब लास्ट वाला टर्म, तो यहाँ पे आ गया के, और एन का मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो 10 है, 10/2, पहला टर्म कितना है 1 है, और ये हो गया 10, तो इस तरह से आ जाएगा के, और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 11 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 55। तो इस तरह से आंसर कितना आ गया 55 के, ठीक है, न्यूटन।
ठीक है, तो आई होप ये सीरीज वाला क्वेश्चन समझ में आया। इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थ्री इक्वल चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन एनी चार्ज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने बताया। ठीक है, वही 60 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, इधर भी एफ इधर भी एफ, और दोनों के बीच का एंगल कितना 60 डिग्री, तो जो एफ नेट आएगा वो कितना आ जाएगा एफ रूट 3। ठीक है, तो या कह सकते हो कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 3, ये भी हमने जस्ट सॉल्व किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स, ये भी जस्ट हमने बताया। ठीक है, इसका आंसर तो याद ही हो गया होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अच्छा देखो, वहां पे जो आया था ना, वहां पे बस हमने इतना ही राइट किया था 2 + 1/√2, और वहां पे क्या आया था के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इतना आया था। बस यहाँ पर क्या किया गया है ना, के का वैल्यू पुट कर दिया गया है। ठीक है, के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू होता है 1/4πε0। ठीक है, बस ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ये सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको पढ़ लो। चलो इसके लिए हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। 1 मिनट लायक ये क्वेश्चन है, 1 मिनट में इसका आंसर बता सकते हो। चलो हम बता देते हैं इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है, 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, मतलब बेंजीन की तरह, ऐसे देखो इस तरह से, ऐसे ये है। इतना अच्छा फिगर नहीं बन पाया। अगेन इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, इस तरह से फिगर दिया हुआ है और ये हेक्सागोन बन गया, और सभी पर, ठीक है, नहीं सभी पर नहीं, केवल 5 पॉइंट पे चार्ज रखे गए। मान लो इस पे क्यू रखा गया है, इस पे भी क्यू रखा गया है, इस पे भी क्यू रखा गया है, इस पे भी क्यू है, और इस पे भी क्यू है, 5 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू -q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। ठीक है, और इसके सेंटर पे प्लेस करना है, तो सेंटर पे प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये सेंटर है, और यहाँ पे चार्ज माइनस, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्लेस करना है। तो यहाँ पे सबकी नेट फोर्स बताना है। तो नेट फोर्स का मतलब, चलो यहाँ पे देख लो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें। तो रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है कि अगर इसका साइड एल दिया हुआ है ना, तो ये भी एल गिवन होता है, ये भी एल होता है। ठीक है, ये सभी डिस्टेंसेज वैसे लग तो नहीं रहे फिगर में, लेकिन ये सभी डिस्टेंसेज एल होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो, तो इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो इधर होगा। यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, देखो इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो इधर होगा, और इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो इधर होगा। मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये चार तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब बचा कौन, केवल ये बचा है, और ये इस पे फोर्स लगाएगा और इसका डायरेक्शन इधर होगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है एल। ठीक है, तो हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F इक्वल्स टू के और Q, और यहाँ पे क्या है माइनस, अच्छा नेगेटिव Q है, तो इसका डायरेक्शन जो है, ठीक है, नेगेटिव Q है ना, तो नेगेटिव Q अगर है तो इसका जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन
तो इरेज ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये माइन अगर प्लस क्यू होता तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होता। ठीक है, माइनस क्यू है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो यही फोर्स हमें निकालना है। तो एफ इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन, और डिस्टेंस कितना है एल स्क्वायर। बस सिंपल सा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो इसको अब एक तरह से यहाँ पे सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।